अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं। इस सीक्वेंस में हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है 19.1। स्टेटमेंट है द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज measured to be 3 seconds in the inertial frame of reference of the pendulum. What is its period measured by observer moving at a speed of 0.95 c with respect to pendulum? तो सबसे पहली हेडिंग क्या बनेगी? गिवन डेटा की सबसे पहले हमने डेटा में लिखना है प्रॉपर टाइम दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इसे हम टी नॉट का सिंबल असाइन करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 3.0 सेकेंड्स। और उसके बाद है ऑब्जर्वर मूविंग एट स्पीड ऑफ 0.95 c विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम। डेटा में नेक्स्ट टर्म हमने लिखनी है relative speed of observer and clock. This is v and it is equal to 0.95 c. और फिर क्या पूछा गया है? What is time period measured by an observer? That means हमसे यहां पे पूछा गया है relative time period of the pendulum that is equal to t and it is equal to question mark. अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब केस ये है कि हमसे पूछा गया है कि लेट्स से ये अर्थ है और यहां पे इस जगह के ऊपर इस तरह से एक स्पेसशिप है और इस स्पेसशिप में यहां पे एक क्लॉक प्लेस्ड है जो कि टाइम इंटरवल मेजर कर सकता है और ये टाइम इंटरवल जो मेजर होगा इस क्लॉक से दैट इज प्रॉपर टाइम टी नॉट। अब एक क्लॉक यहां पे अर्थ पे प्लेस्ड है और ये क्लॉक भी किसी इवेंट के लिए टाइम इंटरवल मेजर कर सकता है और ये क्लॉक जो भी मेजरमेंट करेगा वो टी रिलेटिव टाइम कहलाएगी। और लेट्स से यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम की सर्टेन लेंथ है और सर्टेन लेंथ के बाद इसका एक टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड हमने टी नॉट से डिनोट किया है और ये टी नॉट की वैल्यू कितनी है? इट इज 3.0 सेकेंड्स। तो अब जब इस क्लॉक के जरिए से जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि मूव कर रहा है 0.95 c के साथ रिलेटिव टू अनदर ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है इस जगह के ऊपर और वो ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर मौजूद है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके हिसाब से मूव कर रहा है और जमीन या ये वाला ऑब्जर्वर इस क्लॉक और पेंडुलम दैट मींस स्पेसशिप के हिसाब से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद अ स्पीड ऑफ 0.95 c जो कि रिलेटिव स्पीड है। अब हमने क्या करना है? हमने ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इस क्लॉक जिसका टाइम पीरियड रिलेटिव टाइम t है वहां पे ये ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। सो ये भी बताता चलूं कि अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई पेंडुलम रखा जाता जिसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इस क्लॉक से 3 सेकंड्स मेजर किया जाए
तो यहाँ पे इस क्लॉक से वही टाइम आएगा जो हम इस केस में निकालना चाह रहे हैं। दैट मीन्स चाहे कोई इवेंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो रहा है या फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर हो रहा है, अगर ये मेजरमेंट मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉपर टाइम मेजरिंग क्लॉक से की गई है टी नॉट के इक्वल, तो जो टी की वैल्यू है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन टी नॉट ही आनी है, चाहे इवेंट कहीं भी हो रहा हो। ये टी नॉट और टी सिर्फ क्लॉक्स के मेजर टाइम्स हैं। टी नॉट प्रॉपर टाइम है, टी रिलेटिव टाइम है। टी नॉट उस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइम होगा जिसके अंदर ये क्लॉक मौजूद है, और जो टी है ये रिलेटिवली मूविंग क्लॉक का टाइम पीरियड है, लेकिन एक्चुअली ये फ्रेम रेस्ट के ऊपर ही रहता है। सो हम यहां पे लिखते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन t is equal to t naught over under root 1 minus v square over c square. अब by substituting the given values, we get t is equal to 3 seconds divided by 1 minus 0.95 c square divided by c square. अब हम ये बात जानते हैं कि अगर कहीं लिखी हो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर m। सो इसी मेथड को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं इन्हें एज अ होल पावर लिखेंगे। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 c डिवाइडेड बाय c, और इस टर्म का होल स्क्वायर मौजूद होगा, c से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 3.0 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.9025, या फिर t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.0975, या फिर t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 0.31225। सो t इज इक्वल टू 9.6 सेकेंड्स। सो हमने जो यहाँ पे ये सेटअप देखा है, इसमें अगर किसी सिंपल पेंडुलम का, चाहे वो यहाँ पे प्लेस्ड है या फिर यहाँ पे प्लेस्ड है, अगर उसका टाइम इस क्लॉक से जो कि मूविंग फ्रेम में मौजूद है, और ये कह सकते हैं कि वो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रेस्ट के ऊपर मौजूद है, वो 3 सेकंड मेजर किया गया है, तो जो क्लॉक अर्थ पे प्लेस है जो कि रेस्ट के ऊपर है लेकिन इस फ्रेम के हिसाब से रिलेटिव मोशन में है, वहां पे चूंकि टाइम रिलेटिवली फास्ट मूव करता है, तो इस वजह से वहां पे चूंकि टाइम रिलेटिवली फास्ट गुजरता है, तो वहां पे इसी एक्सपेरिमेंट का जो टाइम ऑब्जर्व किया जाएगा वो 3 सेकंड नहीं किया जाएगा बल्कि तकरीबन 9.6 सेकंड किया जाएगा। सो टाइम यहाँ पे 3 टाइम से ज्यादा स्लो हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे जितना टाइम इंटरवल नोट किया गया है, इस जगह के ऊपर वही टाइम इंटरवल एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। सो अब हम यहाँ पे अपने आंसर को रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। The time period of 3 seconds for a simple pendulum is measured to be 9.6 seconds by an observer in relative motion with a
relative speed of 0.95 c। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19.2। स्टेटमेंट है अ बार 1 मीटर इन लेंथ and located along x-axis moves with a speed of 0.75 c with respect to a stationary observer. What is length of the bar as measured by the stationary observer? तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। इसमें हमने यहाँ पे लिखना है प्रॉपर लेंथ ऑफ द बार is equal to L naught and it is equal to 1.0 meter, or relative velocity of the observer with the bar, उसकी वैल्यू क्या है? It is v is equal to 0.75 c. That means 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये बार मूव कर रही है। और हमसे क्या पूछा गया है वो हम रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिख लेते हैं। व्हाट इज लेंथ ऑफ द बार एज मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर? दैट मीन्स हमसे जो बात पूछी गई है वो है रिलेटिव लेंथ ऑफ द बार इज इक्वल टू एल। सो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हमसे क्या पूछा गया है कि इस तरीके से अर्थ है कि इस तरीके से यहां पे हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं और अर्थ के ऊपर यहां पे एक स्केल मौजूद है जो कि लेंथ मेजर कर सकता है और इसकी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए यहां पे एक ऑब्जर्वर भी मौजूद है और ये जो लेंथ मेजर करेगा वो होगी रिलेटिव लेंथ एल। और यहाँ पे एक स्पेसशिप है जिसकी जो स्पीड है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ वो है 0.95 c। दैट मीन्स ये स्पेसशिप अर्थ के हिसाब से इस तरफ जा रहा है और अर्थ इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक्चुअली जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो है स्पेसशिप, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम ऑफ मोशन के ऊपर इस स्पेसशिप ने एक्सेलरेशन फील की थी। अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी एक बार मौजूद है जिसकी लेंथ प्रॉपर लेंथ एल नॉट है, जो इसी स्पेसशिप में मौजूद किसी स्केल की मदद से मेजर की गई है। और लेट्स से हम कहते हैं कि जिस बार की मदद से इसकी लेंथ मेजर की गई है वो ये बार है। सो दिस इज मीटर रॉड। इस मीटर रॉड से कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रॉपर लेंथ मेजर की गई है एल नॉट, उसकी वैल्यू 1 मीटर है। सो अब जब ये स्पेसशिप मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये स्पेसशिप डायरेक्शन ऑफ मोशन में श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जाहिर बात है इस स्पेसशिप के अंदर मौजूद बार जिसकी लेंथ कम हो रही है तो अंदर मौजूद स्केल के मुताबिक तो वो अभी भी 1 मीटर ही है, क्योंकि वो स्केल खुद श्रिंक कर गया है। लेकिन वो स्केल जो अर्थ पे मौजूद है वो श्रिंक नहीं किया। तो जब हम इस स्केल से इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल लेंथ से कम आएगी। सो यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी है कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनके अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, वो चीज़ें डायरेक्शन ऑफ मोशन में श्रिंक कर जाती हैं, जबकि वो डायरेक्शंस जो कि परपेंडिकुलर टू मोशन हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती। सो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे यूजिंग द रिलेशन ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो अब हम यहाँ पे रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन क्या है? इट इज एल इज इक्वल टू एल नॉट और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। सो बाय substituting the given values, we get L is equal to L नॉट की वैल्यू कितनी है? इट इज 1.0 मीटर और अंडर रूट में मौजूद जो टर्म्स हैं वहां पे क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस 0.75 c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अगेन अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m लिखी गई हो तो हम a ओवर b होल पावर m लिख सकते हैं। सो इस रूल को यूज करते हुए यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर टर्म्स हैं ये दोनों, तो हम वहां पे इनका स्क्वायर कंबाइन करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी
L is equal to 1.0 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.75 c डिवाइडेड बाय c होल स्क्वायर, या फिर L इज इक्वल टू 1.0 मीटर और साथ अंडर रूट, क्योंकि c से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस 0.75 स्क्वायर। अब 0.75 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 0.5625, और 1 में से हम इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आंसर आता है? आंसर आता है 0.4375, और फर्दर इस टर्म का अंडर रूट ले लिया जाए तो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? 0.66, और 0.66 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात पता चलेगी कि जो रॉड 1 मीटर की है वो रिलेटिव मोशन की वजह से 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की वजह से श्रिंक कर गई है, लेंथ कॉन्टैक्ट हो गई है, और 0.66 मीटर है अब उसकी रिलेटिव लेंथ। दैट मीन्स वो लेंथ जो कि अर्थ पे मौजूद ऑब्जर्वर फील करेगा। सो अब हम यहाँ से इस आंसर को रिजल्ट की हेडिंग में डिस्क्राइब कर देते हैं। The proper length of 1 meter of the bar will be observed as relative length of 0.66 meter if the observer and the bar are in relative motion with v is equal to 0.75 c। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19.3। पूछा गया है फाइंड द मास m ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट स्पीड 0.8 c। तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग लिखिए गिवन डेटा की, इसमें आप लिखिए रिलेटिव स्पीड of the object is equal to v is equal to 0.8 c। that means 80% of speed of light से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमसे पूछा गया है इंक्रीज्ड mass m। सॉल्व कर लीजिए। use the relation m is equal to m naught over under root 1 minus v square over c square। by substituting the given value v get, हमें सिर्फ v की वैल्यू गिवन है, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.8 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे am ओवर bm के रिलेशन को हम a ओवर b होल पावर m के तौर पे लिख सकते हैं। यही लॉजिक यहाँ पे यूज होगी, और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस 0.8 c ओवर c होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का होल अंडर रूट है। सो c से कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वायर। सो m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट
1 माइनस 0.64, ये बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 0.36। फर्दर आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं m ओवर m नॉट अंडर रूट 36 इंटू 10⁻⁻²। हम ये बात जानते हैं कि अगर a b की कोई होल पावर हो या होल अंडर रूट हो तो मल्टीप्लिकेशन में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 10⁻⁻²। सो हम ये बात भी जानते हैं कि अगर a अंडर रूट लिखा गया हो तो हम a पावर 1/2 भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 की जगह पे 6 लिखिए, और ये जो 10⁻⁻² है इसमें पावर जो है वो एक्सपोनेंट में हाफ लिख दीजिए ताकि हम रेडिकल फॉर्म के बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दें। अब ये 2 से कट जाएगा और -1 बचेगा। सो m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 6 इंटू 10⁻⁻1 है, और फर्दर m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 0.6 बनेगा। अब हम ये बात जानते हैं कि इसे हम सेपरेट करके 1/0.6 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर 10/10 से मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है कि m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6 m नॉट, या फिर m इज इक्वल टू 5/3 m नॉट, और अगर हम यहाँ पे डिवीजन करें तो क्या बनेगा 1.67 m नॉट। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे मास 1 किलोग्राम था तो जब वो रिलेटिव मोशन में होगा विथ स्पीड इक्वल टू 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास 1.67 किलोग्राम होगा। अगर रेस्ट मास 10 किलोग्राम होगा तो फिर मूवमेंट में उसका इंक्रीज्ड मास 16.7 बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 100 होगी तो जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद m की वो 167 किलोग्राम बन जाएगी। सो इस आंसर को हम रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। द इंक्रीज्ड mass for an object moving with v is equal to 0.8 c is 1.67 m naught. Dear students, remaining example numerical problems हम next lecture में continue करेंगे. So until the next lecture, Allah Hafiz.